हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप क्लास को कंप्लीट वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः शीरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि शीरा में आपका किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि शीरा में आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। किस तरह का रक्त प्रभावित होता है, तो शीरा में आपका अशुद्ध रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है। अब बात करते हैं हम अशुद्ध रक्त का। तो अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं, तो रक्त में आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 जब मिल जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। और अशुद्ध रक्त आपका कहाँ प्रभावित होता है, तो यह आपका शीरा से आपका प्रवाहित होता है। उसके बाद हम बात करें शुद्ध रक्त की। अशुद्ध रक्त की तो बात हो गई, वहीं हम बात करें शुद्ध रक्त की तो यह कहाँ प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त यह आपका धमनी में प्रवाहित होता है। कहाँ प्रभावित होता है, यह आपका धमनी में प्रवाहित होता है। और शुद्ध रक्त जो आपका होता है ये किसको कहते हैं, तो शुद्ध रक्त कहा जाता है रक्त में जब आपका ऑक्सीजन मिला रहता है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको हम कहेंगे शुद्ध रक्त कहेंगे, जो आपका धमनी से प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त की बात करें तो अशुद्ध रक्त में आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिले रहते हैं। और अशुद्ध रक्त कहाँ से प्रवाहित होता है, तो यह आपका शीरा से प्रवाहित होता है। उसके बाद हम बात करें कि रक्त जो होता है, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसकी चर्चा करें तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यह आपका होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है, तो यह आपका होता है बोन मैरो में आपका रक्त का निर्माण होता है। बोन मैरो को क्या कहते हैं, तो इसे आपका अस्थि मज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो यह आपका शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त और रक्त का निर्माण कहाँ होता है, इससे रिलेटेड सभी प्रश्न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई यह क्या होता है, तो यह आपका होता है नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, तो यह आपका होता है नेफ्रॉन होता है। आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी का आपका कार्यात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और बात करें कि किडनी का काम क्या होता है, किडनी का हम बात करें कि किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी का काम आपका होता है रक्त को छानना। क्या काम होता है, तो रक्त को छानने का काम किसका होता है, तो यह आपका होता है किडनी का काम होता है। किडनी क्या करता है, रक्त को छानता है। और किडनी का इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई आपका नेफ्रॉन होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं। जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो जांघ की हड्डी इसे कहा जाता है आपका फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है जांघ की हड्डी को, जो आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। फीमर क्या है, यह आपका मानव शरीर की सबसे आपका लंबी हड्डी है। क्या है, सबसे लंबी आपका हड्डी कौन सी है, तो यह आपका फीमर है, जो कहाँ पे होता है, जांघ में होता है। वहीं हम बात करें जो आपका छोटी हड्डी की बात करें कि छोटी हड्डी आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यह आपका कहाँ पे होता है, कान में होता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम आपका स्टेपीज है। क्या नाम है, तो इसका नाम आपका स्टेपीज है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, जो आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यह आपका कान की हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है, स्टेपीज है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो एक पॉइंट को अगर हम पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और अन्य कितने प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी को क्लियर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूध निष्कासन हार्मोन किसे कहा जाता है। दूध निष्कासन हार्मोन यह किसे कहा जाता है, तो यह आपका कहा जाता है
ऑक्सीटोसिन को किसे कहा जाता है? तो दूध निष्कासन हार्मोन, यह आपका कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। क्या याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसे क्या कहते हैं? दूध निष्कासन हार्मोन कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन जो आपका हार्मोन है इसका स्रावन कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका स्रावन की बात करें तो इसका स्रावन आपका होता है पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से होता है? तो इसका स्रावन होता है आपका पीयूष ग्रंथि से, आपका स्रावन होता है दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का। और बात करें हम पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को आपका मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखेंगे कि दूध निष्कासन हार्मोन पूछेगा तो यह कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा, जिसका स्रावन कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? यह भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीयूष ग्रंथि को आपका मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम बताना है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम आपका होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? तो विटामिन ए, इसका आपका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। वहीं हम बात करें कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे आपका क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है। इसी को क्या कहा जाता है? रतौंधी कहा जाता है। जो किससे होता है? तो यह आपका होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए की अब हम स्रोत की बात करें तो स्रोत इसका क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत माना गया है किसको? गाजर को। तो गाजर आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ साथ अन्य स्रोत आपके दूध, अंडा, पनीर, ये सभी आपके विटामिन ए के स्रोत होते हैं। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, जिसमें क्या होता है? रात को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद विटामिन ए का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ए, इसका स्रोत आपका गाजर हो गया, दूध, अंडा, पनीर, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एक धड़कन में लगभग कितना बार हृदय पंप करता है? एक धड़कन की बात करें तो एक बार हमारा दिल धड़कता है तो इसमें कितना रक्त आपका पंप होता है? तो एक धड़कन में आपका 70 ml आपका रक्त क्या होता है? पंप होता है। एक बार आपका धड़कन होता है तो कितना रक्त पंप होता है? तो 70 ml होता है। वहीं हम बात करें कि एक मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? तो एक मिनट में हम जानते हैं कि हमारा हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार आपका धड़कता है। कितना बार धड़कता है? तो एक मिनट में हृदय आपका 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कता है तो 70 ml आपका फिल्टर करता है। वहीं हम बात करें पूरे एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में आपका कितना हो जाएगा? तो 72 गुना 70 ml आपका क्या हो जाएगा? रक्त क्या होगा? एक मिनट में पंप हो जाएगा। तो लगभग हम बात करें तो एक मिनट में अगर पूछ ले कि कितना रक्त पंप होता है तो लगभग आपका हो जाता है 5 लीटर तक। कहाँ होता है? 5 लीटर तक आपका लगभग क्या होता है? एक मिनट में रक्त पंप हो जाता है। तो बात करें तो अपने शरीर की, मानव शरीर का जो रक्त होता है वह एक मिनट में ही लगभग पूरा क्या होता है? रक्त पंप हो जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वही हम बात करें कि रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है? जो आपका रक्तदाब होता है, रक्तदाब को मापने का आपका यंत्र क्या होता है? तो रक्तदाब, इसका मापने का आपका यंत्र होता है स्फिग्नोमीटर। क्या होता है? तो इसका यंत्र आपका होता है स्फिग्नोमीटर होता है, आपका रक्तदाब मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन याद रखना है। तो पानी में घुलनशील ये कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ध्यान रखेंगे, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। इसके साथ साथ वसा में भी घुलनशील विटामिन होते हैं।
तो बासा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? तो बासा में घुलनशील आपके होते हैं ए, डी, ई के। कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये सभी आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी और सी, बी सी देखिए, बी सी एक जगह है, इसको याद करने की आपको तो आवश्यकता ही नहीं है। केवल याद रखेंगे कि बी सी, बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। बाकी किस पे घुलनशील होता है? तो बाकी आपका वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में, कौन से विटामिन को आपका हार्मोन कहा जाता है? तो हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है? तो हार्मोन कहा जाता है आपका विटामिन डी को। किसको कहा जाता है? तो विटामिन डी को आपका हार्मोन भी कहा जाता है। और बात करें विटामिन डी का, तो विटामिन डी का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आपका है कैल्सीफेरॉल। क्या है? तो विटामिन डी का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को आपका हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है। कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी का स्रोत आपका सनलाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सनलाइट को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन डी जो होता है यह आपका हार्मोन कहलाता है। इसके स्रोत सनलाइट हो गए। इसके कमी से रिकेट्स रोग होता है जो बच्चों में आपका होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? तो वैज्ञानिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से बात करें तो प्रोटीन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका दो रोग होते हैं। कौन कौन से? तो एक आपका होता है क्वाशियोरकर और दूसरा क्या होता है? मैरास्मस। कौन कौन सा रोग होता है? तो एक आपका होता है क्वाशियोरकर होता है। उसके बाद दूसरा रोग कौन सा है? दूसरा आपका है मैरास्मस। ये आपके किसके कमी से होते हैं? तो ये आपके प्रोटीन के कमी से होने वाले रोग हैं। क्वाशिक्योर और मैरास्मस हैं। ये आपके बच्चों में होते हैं। क्वाशिक्योर और मैरास्मस ये आपके बच्चे में होने वाले रोग होते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा प्रोटीन की। तो प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटीन के खोजकर्ता ये आपके हैं वर्जिलियस और मुल्डर। कौन है? तो ये आपके हैं वर्जिलियस हैं। और कौन है? और आपके मुल्डर हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके प्रोटीन के खोज करता है। उसके बाद हम बात करें तो प्रोटीन जो आपका होता है यह किसका बहुलक होता है? प्रोटीन किसका बहुलक होता है? तो प्रोटीन आपका बहुलक होता है अमीनो अम्ल का। किसका बहुलक होता है? तो यह आपका अमीनो अम्ल का आपका बहुलक होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन को आपका कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये आपका प्रोटीन को कहा जाता है। तो प्रोटीन से आप इतना पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटीन की खोजकर्ता ये आपके हैं वर्जिलियस और मुल्डर हैं। प्रोटीन का बहुलक क्या है? तो प्रोटीन का बहुलक आपका अमीनो अम्ल है। और प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन को आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा है? प्रयोगशाला में संश्लेषित आपका पहला कार्बनिक उत्पाद यह कौन सा है? तो यह आपका है यूरिया है। कौन सा है? तो यह आपका प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक उत्पाद है यूरिया। यूरिया जो है इसका आपका कब बनाया गया? तो यूरिया आपका 1828 में तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? तो वोलर द्वारा आपका तैयार किया जाता है। वोलर द्वारा आपका 1828 में यूरिया को तैयार किया जाता है, जो क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषित आपका पहला कार्बनिक उत्पाद है। और यूरिया का आपका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो यूरिया का आपका रासायनिक फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। तो यह आपका यूरिया का आपका रासायनिक फार्मूला हो गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह हमने आपका डीएलएड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट
सभी क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।